नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। मैंने गुप्त वंश से संबंधित लगभग 150 से 200 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 3 से 4 वीडियो आएंगे जिसमें हम लोग 50-50 क्वेश्चंस देखेंगे। और यहाँ मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न पहले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है सभी वीडियोस को देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं मेरे उत्तर बताने से पहले आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो वीडियो चालू करते हैं। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है कि कुषाणों के पतन के बाद से लेकर गुप्तों के उदय के पूर्व तक मध्य भारत एवं उत्तर प्रदेश के भूभागों पर किन शासकों का अधिकार था। कहने का तात्पर्य ये है कि जो कुषाण थे उन्होंने पश्चिमोत्तर भारत और उत्तर भारत के कई सारे हिस्सों पर अधिकार कर रखा था। तो जब कुषाणों का पतन हुआ और उसके कुछ समय बाद गुप्तों का आविर्भाव होता है, तो कुषाण और गुप्तों के बीच का जो समय था उस समय में मध्य भारत उत्तर प्रदेश यहाँ पर किन शासकों का शासन था। तो नागवंश याद रखेंगे। देखो नागवंश, इनसे मतलब नागवंश से रिलेटेड कई सारी छोटी छोटी शाखाएं थी। तो इन्होंने जो है अलग अलग क्षेत्रों पर शासन किया। तो नागवंश के शासकों ने इस बीच शासन किया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के आदि पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है। तो गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है श्रीगुप्त को। वैसे बहुत सारे किताबों में आपको जो है सीधा चंद्रगुप्त प्रथम दे देगा, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का संस्थापक, लेकिन उससे पहले भी गुप्त वंश के शासक हुए हैं। तो श्रीगुप्त को माना जाता है गुप्त वंश का आदि पुरुष। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के प्रारंभिक शासकों की उपाधि क्या होती थी। तो जो गुप्त वंश के प्रारंभिक शासक थे श्रीगुप्त और उसका बेटा घटोत्कच, तो ये लोग जो है महाराज की उपाधि धारण करते थे। और उस समय में ना महाराज की उपाधि अधीनस्थ शासकों द्वारा धारण किया जाता था। मतलब कि ऐसे शासक जो किसी बड़े राजा के अधीन हो वो महाराज की उपाधि धारण करते थे। तो जो श्रीगुप्त हैं, घटोत्कच हैं, ये दोनों जो है महाराज की उपाधि धारण करते थे। मतलब कि ये सामंतीय राजा रहे होंगे, किसी के अधीनस्थ राजा रहे होंगे। और जो चंद्रगुप्त प्रथम है उसने फिर जो है स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली होगी। तो इसी कारण उसको जो है वास्तविक संस्थापक या कई बार मूल संस्थापक भी उसको माना जाता है। लेकिन आदि पुरुष के रूप में आपको जो है श्रीगुप्त को ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम, इसको जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसने लगभग 319 के आसपास जो है शासन करना आरंभ किया था। तो इसके बाद से जो है गुप्त वंश बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने किस कुल की राजकुमारी से विवाह किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम इसने जो है लिच्छवी कुल की राजकुमारी से विवाह किया था। देखो लिच्छवी आप लोगों को याद आया होगा जब हम लोग मगध पढ़ रहे थे, बौद्ध धर्म अपना जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पर भी लिच्छवी नाम आया हुआ था। तो लिच्छवी कुल की राजकन्या थी जिसका नाम था कुमार देवी। क्या नाम था? कुमार देवी। तो उससे विवाह किया किसने? अपने चंद्रगुप्त प्रथम ने, लिच्छवी कुल की राजकुमारी कुमार देवी से। यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि लिच्छवी कुल से ना जो मगध के शासक थे बिंबिसार, उसने भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसके अलावा महावीर स्वामी जी की माता वो भी लिच्छवी कुल से ही संबंधित थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी लिच्छवी कुल से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और लिच्छवी की जो राजकन्या थी कुमार देवी उससे विवाह किया। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम की उपाधि आपको बताना है। तो इसकी उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, तो ये जो है स्वतंत्र शासक धारण करते थे उस टाइम पर, महाराजा धीराज। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है एक स्वतंत्र शासक था, शक्तिशाली शासक था। अच्छा, ये जो वैवाहिक संबंध हुआ था ना लिच्छवियों के साथ, इससे जो है चंद्रगुप्त प्रथम की शक्ति और अधिक बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति किस शासक द्वारा जारी करवाया गया था। तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा जारी करवाया गया था। तो समुद्रगुप्त के द्वारा। बहुत बार पूछा गया है और एकदम कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे। तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति जारी करवाया था। समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, उसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। और इस प्रयाग प्रशस्ति से ये जो है एक अभिलेख है, तो इस अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का वह शासक कौन था
था जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया। देखो, प्राचीन भारत में 4 आश्रम हुआ करते थे। पहला ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर आखिर में होता था संन्यास। संन्यास में क्या होता था, व्यक्ति जो है मोह माया सब कुछ त्याग करके जंगल में चला जाता था, भगवान को याद करता था। तो जो चंद्रगुप्त प्रथम था उसने जो है अपने अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया, अपने पुत्र को राजपाट सौंप दिया और खुद जो है वन में चला गया भगवान को याद करने के लिए, भगवान की सेवा में। तो चंद्रगुप्त प्रथम अंतिम समय में संन्यास धारण कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत कब की गई थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम जो कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, इसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। कब? जब इसका राज्याभिषेक हुआ, मतलब 319 बोला जाता है। 319 में गुप्त संवत की शुरुआत हुई और जो गुप्त शासक थे इनके जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उसमें यही गुप्त संवत ही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम के बीच भी एक शासक हुआ था जिसका नाम है काच, और इसके संबंध में कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और समुद्रगुप्त का भाई था। हालांकि कई सारे इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन इसके लिए भी जो है बहुत सारे मत प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर कभी ऑप्शन में चंद्रगुप्त मतलब प्रश्न पूछा जाए कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, ऑप्शन में कांच भी दिया हुआ है तो आपको यही लगाना है। अगर समुद्रगुप्त है तो समुद्रगुप्त ही लगाना है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त के विषय में क्या कहा गया? ये नाम याद रखना, विंसेंट स्मिथ। तो विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को देखते हुए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया। भारत का नेपोलियन कौन था? ये अपना क्या कहते हैं, फ्रांस का था, जिसने लगभग पूरे यूरोप को जीत लिया था और बहुत बड़ा विजेता था। तो इसी कारण से विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। कई बार ये पूछा गया है तो विशेष याद रखना है आप लोगों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो मैंने बताया हरिसेन, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो इसने जो है प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के रूप में चुनने का विवरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? देखिए, मैंने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कांच हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त उसका उत्तराधिकारी था और चंद्रगुप्त प्रथम ने खुद उसको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो इस विषय में जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त द्वारा जारी करवाया गया था, हरिसेन उसका रचयिता था। तो प्रयाग प्रशस्ति के 4वें श्लोक में यह दिया हुआ है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना हुआ था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। लेकिन बीच में कांच का उल्लेख भी मिलता है। कई सारे इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि समुद्रगुप्त का ही एक नाम कांच रहा होगा या फिर उसका कोई भाई रहा होगा जिसने सत्ता का दावा किया होगा। जो भी हो, बीच में थोड़े समय के लिए कांच अवश्य रहा। तो याद रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम मिलता है? तो मध्य प्रदेश में एरण नाम का एक स्थान है, वहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसमें समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम मिलता है? तो दत्त देवी। क्या नाम मिलता है? दत्त देवी। याद रखना, दत्त देवी थी समुद्रगुप्त की पत्नी। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त ने अपने सैनिक अभियान के प्रथम चरण में किन राज्यों पर विजय प्राप्त किया? तो समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, तो इसने जो है सर्वप्रथम गंगा यमुना के दोआब के शासकों पर आक्रमण किया। मतलब कि उत्तर प्रदेश या फिर कहें उत्तर भारत के 3 शासकों को परास्त किया, लेकिन उनको पूरी तरह से उनका उन्मूलन नहीं किया। तो सर्वप्रथम गंगा यमुना के दोआब पर इसने अपना विजय अभियान किया। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? अश्वमेध यज्ञ जो प्राचीन भारत में शक्तिशाली शासक किया करते थे, अभी जो रामायण में भी दिखाया गया, राजा रामचंद्र जी अश्वमेध यज्ञ करते हैं और एक घोड़ा छोड़ देते हैं, तो उसी टाइप का यज्ञ अश्वमेध यज्ञ, तो ये समुद्रगुप्त द्वारा किया गया था। अच्छा, इससे पहले मैंने बताया था, मतलब पिछले वाले वीडियोज में, कि जो शुंग शासक था पुष्यमित्र शुंग, उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, वो भी याद रखना है। और समुद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके अलावा समुद्रगुप्त का पोता कुमारगुप्त, उसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। तो समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, ये बताना है। तो
समुद्रगुप्त के सिक्कों में इसको जो है अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है और उसी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था। मतलब बहुत सारे यज्ञों में बहुत सारे सिक्कों में जो है अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा और कई सारी ऐसी जानकारी मिलती है इसके सिक्कों से कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि जो प्रयाग प्रशस्ति है जिससे समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है, वहाँ से अश्वमेध यज्ञ के विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। केवल सिक्कों से ही अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों का इस विषय में कहना यह है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना पहले की गई होगी और उसके बाद अश्वमेध यज्ञ किया गया होगा। तो जो भी हो, प्रयाग प्रशस्ति में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख नहीं मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों से अश्वमेध यज्ञ के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के संबंध में जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन ने तैयार की थी, तो उससे जो है अपना इसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है, विजय अभियानों के विषय में। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ विजय की शुरुआत किस शासक को परास्त करके की गई थी? तो समुद्रगुप्त इसने जो है दक्षिणापथ मतलब कि दक्षिण में जाने वाले मार्ग को दक्षिणापथ कहा जाता था, तो वहाँ के 12 शासकों को परास्त किया था दक्षिणापथ के। जो अपना छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य भारत का कई सारा हिस्सा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ऐसे होते हुए वो नीचे गया था, तो उसको दक्षिणापथ कहा जाता था। तो 12 शासकों को परास्त किया था। तो सबसे पहला कौन सा शासक था जिसको समुद्रगुप्त ने परास्त किया था? तो ये था दक्षिण कोसल का राजा महेंद्र सेन। कौन था? दक्षिण कोसल का राजा था महेंद्र सेन, तो उसको इसने परास्त किया था। महेंद्र सेन, नाम याद रखेंगे, महेंद्र, ये कोसल नरेश था महेंद्र, इसको परास्त किया सबसे पहले और इसका राज्य उसको वापस लौटा दिया। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के राजाओं को परास्त कर उनके राज्य को उन्हें पुनः लौटा दिए गए समुद्रगुप्त की इस नीति को क्या नाम था? तो देखिए, जो समुद्रगुप्त था ना, जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया, 12 राजाओं को परास्त किया, तो वो जो है ना, जिस भी राजा को परास्त करता उसको उसका राज्य पुनः लौटा देता था। तो समुद्रगुप्त की ये नीति क्या कहलाती थी? तो इस नीति को कहते थे ग्रहण। 3 नाम है, ग्रहण, फिर है मोक्ष और तीसरा है अनुग्रह। तो ये 3 चीज है, ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण का मतलब होता है कि पहले राजा को परास्त करो, उसके राज्य को जीत लो, ये क्या हो गया? ग्रहण हो गया। दूसरा है मोक्ष, उस राजा को मुक्त कर दो, छोड़ दो। उसके बाद है अनुग्रह। अनुग्रह के अंतर्गत क्या होता था कि राजा को उसका राज्य लौटा दो। कहने का तात्पर्य ये है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं को बुरी तरह से हराया, उसके बाद उनको मुक्त कर दिया, बंदी बनाया था, मुक्त कर दिया, छोड़ दिया, मतलब उनको जो है मारा नहीं, और आखिर में उनका राज्य उनको लौटा दिया। एक प्रकार से समुद्रगुप्त ने उन राजाओं को अपना अधीनस्थ राजा बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, अपना करद राज्य बना लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ नीति को किसके द्वारा ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया? ग्रहण मोक्षानुग्रह, तो ये किसने कहा है? हरिसेन। हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। तो प्रयाग प्रशस्ति में ही हरिसेन ने समुद्रगुप्त की इस नीति को ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्के किस प्रकार के थे? तो समुद्रगुप्त द्वारा बहुत सारे स्वर्ण सिक्के जारी किए गए जो 6 प्रकार में विभाजित किए गए, मतलब कि इसने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे। तो कौन कौन से थे ये 6 प्रकार के सिक्के? आपको याद रखना है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कौन सा था कौन सा नहीं था, इस टाइप से। तो पहला तो है गरुड़ सिक्का, गरुड़। दूसरा है धनुर्धर, मतलब कि ये धनुष लिए हुए खड़े होंगे। तीसरा है परशु। उसके बाद है अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाया गया है। फिर है व्याघ्र हंता। उसके बाद है वीणा धारण। देखो, जो समुद्रगुप्त है ना, उसको सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। तो वीणा धारण मतलब कि वीणा बजाते हुए। तो ये 6 सिक्के थे जो समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से एक स्थान पर बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी, वह कौन सा स्थान था? तो देखो, समुद्रगुप्त का समकालीन राजा मतलब कि समुद्रगुप्त का समकालीन श्रीलंका का राजा था मेघवर्मन। तो मेघवर्मन जो कि बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और इसने जो है समुद्रगुप्त के पास कुछ उपहार भेजा समुद्रगुप्त को खुश करने के लिए, और बोला कि मुझे गया एक स्थान का नाम है बोध गया,
जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहाँ पर मैं बौद्ध मंदिर बनवाना चाहता हूँ, मतलब कि स्तूप वगैरह बनवाना चाहता हूँ, तो परमिशन दीजिए। तो समुद्रगुप्त ने परमिशन दे दिया था। देखो जो समुद्रगुप्त था ना, वो वैष्णव मत का अनुयायी था, वैष्णव मत का अनुयायी था, या फिर कहें वैदिक धर्म या फिर हिंदू धर्म का अनुयायी था। लेकिन वो जो है धार्मिक रूप से सहिष्णु था। उसके राज्य में जो भी धर्म थे, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे शैव हो, सबको फलने फूलने का सुअवसर मिला। मतलब कि उसने किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं किया। अच्छा, बौद्ध धर्म से मुझे एक चीज़ याद आया, पिछले वाले वीडियो में ना एक क्वेश्चन था कि 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर का प्रश्न था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कनिष्क के समय में हुआ था, तो उसमें उपाध्यक्ष की भूमिका किसने निभाई थी? तो मैंने शायद उसमें नागार्जुन बोला है, तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अश्वघोष, जो बुद्ध चरित्र का रचयिता है अश्वघोष, उसने चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, उपाध्यक्ष। और वहीं अगर बात करें अध्यक्ष की, तो वो था वसुमित्र। तो थोड़ा सा इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। तो कभी कभी हो जाता है, आपने कमेंट किया था, मतलब किसी ने कमेंट करके बताया कि इसका आंसर आपने गलत दिया है, तो इसको मैं सुधार रहा हूँ। तो ऐसे आप लोग बताया करिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की संधि विग्रहक के रूप में कौन कार्यरत था? संधि विग्रहिक, तो ये एक पद हुआ करता था समुद्रगुप्त के समय में, गुप्त शासकों के समय में। ये एक प्रकार का ना विदेश मंत्री टाइप का होता था, जो कि विदेशी मामले देखता था। तो संधि विग्रहिक इस पद पर कौन कार्यरत था, ये आप लोगों को बताना है। तो हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी ना, तो वो समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक था, मतलब विदेश मंत्री। साथ ही साथ वो जो है महादंड नायक के रूप में भी काम करता था। मतलब कि संधि विग्रहिक तो था ही था, महादंड नायक के रूप में भी काम करता था, और कुमार मात्य भी था। तो तीन चीज था हरिसेन, एक तो संधि विग्रहिक, दूसरा महादंड नायक, महादंड नायक मतलब प्रधान न्यायाधीश, उसके बाद कुमार मात्य। तीन चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? रामगुप्त। याद रखना है रामगुप्त। कुछ समय तक ना रामगुप्त के विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं थी, चंद्रगुप्त मान लिया जाता था, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। लेकिन अभी जो नवीन खोज हुआ है उसके आधार पर रामगुप्त चंद्रगुप्त से पहले था, मतलब समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपने भाई रामगुप्त को अपदस्थ कर सत्ता प्राप्त किए जाने का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। इससे पहले हमने जिस चंद्रगुप्त को देखा था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये द्वितीय है, जिसकी उपाधि विक्रमादित्य मिलती है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने अपने बड़े भाई रामगुप्त, उसको अपदस्थ कर दिया, उसकी वाइफ से खुद शादी कर लिया और खुद राजा बन बैठा। कहाँ से ये जानकारी प्राप्त मिलती है? तो विशाखदत्त, जिसने मुद्रा राक्षस जैसे नाटक की रचना की थी, तो उसने एक नाटक लिखा था देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। तो इसी नाटक से पता चलता है इस विषय में, देवी चंद्रगुप्तम से, कि जो चंद्रगुप्त था उसने अपने भाई की हत्या कर दी और सत्ता प्राप्त कर लिया। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के किस शासक द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य। तो बहुत सारे शासक उस टाइम पे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी किस स्थान को बनाई? देखिए, जो पाटलिपुत्र था ना, जो मौर्यों की राजधानी थी, मगध साम्राज्य की राजधानी थी, वही प्रारंभिक गुप्त शासकों की भी राजधानी थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, इसने राजधानी को स्थानांतरित किया उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है? ये शिप्रा नदी के तट पर है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। और उज्जैन में जो है प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। तो उज्जैन को राजधानी बनाई किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किसे पराजित कर शकारी की उपाधि धारण की? तो जो शक शासक थे ना, जो कि पश्चिमोत्तर भारत विशेष करके गुजरात हो गया, सौराष्ट्र हो गया, यहाँ तक कि महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में भी शक अधिकार करके बैठ गए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने इन शकों को बुरी तरह से परास्त किया, लगभग उनको पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया, और उसके बाद शकारी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, शकों को परास्त करने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कौन से सिक्के जारी किए? तो ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, उसने शकों को परास्त करने के बाद चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी, जिसको रूपक कहा जाता है। रूपक क्या कहा जाता है? रूपक, या फिर इसी को ना रूपयक भी कहा जाता है। क्या? रूपयक,
रूपक या रुपयक, ये चांदी का सिक्का होता था और चांदी का सिक्का जारी करने वाला चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रथम शासक माना जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम का भी एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस गुप्त शासक द्वारा पहली बार चांदी का सिक्का जारी किया गया, अगर चंद्रगुप्त प्रथम है तो वही लगाना सही रहेगा, और चंद्रगुप्त द्वितीय है तो चंद्रगुप्त द्वितीय, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले जितने भी शासक थे ना, समुद्रगुप्त हो या फिर चंद्रगुप्त प्रथम हो, उनके जितने भी सिक्के प्राप्त हुए हैं सभी सोने के सिक्के हैं, किसी का भी चांदी का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है। कुछ समय पहले चंद्रगुप्त प्रथम का एक चांदी का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो इस कारण से अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चांदी का सिक्का जारी किया पहली बार, मतलब गुप्त शासकों में। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वैसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य अधिकतर स्पष्टतः बोला जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का हाल फिलहाल में ही ये चांदी का सिक्का मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा मतलब वही डाउट वाली बात आ जाती है कि चंद्रगुप्त प्रथम का एक सिक्का कुछ समय पहले से तात्पर्य ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन पहले, मतलब कई साल पहले मिला, उस पर शोध चल रहा है, काम चल रहा है, उस पर जांच पड़ताल चल रहा है। तो एक ही सिक्का मिला है चंद्रगुप्त प्रथम का। लेकिन जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, उसने जो है शकों को परास्त करने के बाद रूपक नाम का चांदी का सिक्का जारी किया था और वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है। तो अधिकतर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही चांदी का प्रथम सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है गुप्त शासकों में, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम वाली बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस शासक से करवाया था। तो देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसने जो है दूसरे राज्यों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैसे ये कोई नई बात नहीं थी, इसके जो दादा थे चंद्रगुप्त प्रथम, उसने जो है लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने आप को मजबूत किया, अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इसने भी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह एक ऐसे राजवंश के साथ किया जिसका मध्य भारत में डंका बजता था। तो वो थे वाकाटक। मध्य भारत में इनका काफ़ी चलता था वाकाटक। तो वाकाटक नरेश रुद्रसेन, उससे जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और इस प्रकार से वाकाटकों का क्षेत्र भी चंद्रगुप्त को मिल गया। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो ये था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र कुमारगुप्त। इसने जो है महेंद्रादित्य की उपाधि धारण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का मेहरौली लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है। तो ये भी बड़ा मतलब विवादित टाइप का चीज़ है, महरौली लौह स्तंभ। यहाँ पर जो है चंद्र नामक किसी शासक का उल्लेख मिलता है और इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को ही चंद्र मानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये चीज़ पूछा गया है। तो स्कंद वर्मन इसने जो है क्या कहते हैं, बहुत मतलब सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में प्राप्त हुआ है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरण अभिलेख किसका है, भानुगुप्त एक गुप्त शासक था, परवर्ती गुप्त शासक। तो इसके एरण अभिलेख से पता चलता है किस विषय में, सती प्रथा के विषय में। इसका कोई सामंत था जिसका नाम था गोपराज जो है युद्ध में मारा जाता है, तो उसकी पत्नी जो है उसकी चिता के साथ सती हो जाती है। इस चीज़ का उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। ये लगभग 510 ईस्वी का है ये अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम हुण आक्रमण किस गुप्त शासक के समय हुआ। तो सर्वप्रथम हुण आक्रमण ये किस शासक के समय हुआ था, तो स्कंद वर्मन के समय हुआ था, स्कंद गुप्त के टाइम पर हुआ था सर्वप्रथम हुण आक्रमण, ध्यान रखना, स्कंद वर्मन। अच्छा, पिछले वाले वीडियो में ना मैंने शायद ये जो है कुमारगुप्त बता दिया था शायद, तो उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। कुमारगुप्त नहीं है, स्कंदगुप्त के टाइम पर हुणों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के समय में ना पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, उसके शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था, जबकि हुणों का आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के टाइम पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किंतु गुप्त शासकों द्वारा, ये क्या पूछ दिया मैंने, अच्छा किंतु नहीं है, ये किन होना चाहिए,
किन गुप्त शासकों द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है? एक तो था समुद्रगुप्त, दूसरा था कुमारगुप्त। तो इन दोनों शासकों ने अश्वमेध यज्ञ किया था। वैसे ना चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके विषय में भी कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि एक टूटा हुआ घोड़ा प्राप्त हुआ है, मतलब कि टूटे हुई एक मतलब घोड़े की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि खंडित है, और उसमें जो है चंद्र लिखा हुआ है, जिसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके अलावा कहीं भी कोई दूसरा उल्लेख नहीं मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, तो इसी कारण से उसको जो है स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन तीनों का नाम याद रखना, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, ये तो उनके सिक्कों से पता चलता ही है कि उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य, उसके सिक्कों में या फिर किसी भी अभिलेख में जानकारी नहीं मिलती है, केवल और केवल एक घोड़े की मूर्ति मिली है, जिसके आधार पर कुछ इतिहासकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को भी अश्वमेध यज्ञ किए जाने की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये गुणों नहीं है, हुणों है। हुणों के आक्रमण का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? हुणों के आक्रमण का उल्लेख तो स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। तो स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है भीतरगांव, मतलब कि भीतरगांव से प्राप्त हुआ है, तो उसको जो है भीतरगांव अभिलेख कहा जाता है। तो वहाँ से जो है हुणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब कि स्कंदगुप्त के टाइम पर हुणों का आक्रमण हुआ था। देखिए, जो अभिलेख है ना, वो जिस भी स्थान से प्राप्त होते हैं उस अभिलेख को उस स्थान के नाम से जाना जाता है। तो भीतरगांव अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले प्रसिद्ध विद्वानों के दल को क्या कहा जाता था? तो ये बोला जाता था नवरत्न, मतलब कि बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन उनमें से चुने हुए जो बहुत मतलब बड़े विद्वान थे, उनको जो है नवरत्न की संज्ञा दी गई थी, और इन्हीं में से थे महाकवि कालिदास जी भी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में रहने वाले नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? तो महाकवि कालिदास जी। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को अपने शासनकाल के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का सामना करना पड़ा? तो ये था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। कुमारगुप्त के शासन के अंतिम समय में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, और इन पुष्यमित्रों का सामना किसने किया? तो राजकुमार स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त उस टाइम पे राजकुमार रहा होगा, युवराज रहा होगा, तो उसी ने पुष्यमित्रों का सामना किया और इनको परास्त किया। तो कुमारगुप्त के टाइम पर पुष्यमित्रों का आक्रमण और स्कंदगुप्त के टाइम पर हुणों का आक्रमण। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कुमारगुप्त के टाइम पर सबसे पहले हुणों का आक्रमण हुआ था, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, सुधार लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए थे? तो सर्वाधिक अभिलेख किस गुप्त शासक द्वारा जारी किए गए थे? तो ये जो है आपका कुमारगुप्त, जिसके 18 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ऐसा मतलब कि सबसे ज़्यादा अभिलेख इसके प्राप्त हुए हैं, 18 अभिलेख। तो इसी से अनुमान लगाया जाता है कि इसने सबसे ज़्यादा अभिलेख जारी किए रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो जो गुप्त शासक है ना, ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के अनुयायी, और अधिकतर गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा पर आया हुआ था, बौद्ध धर्म संबंधी पुस्तकों को खोजने आया था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान स्थल मार्ग से भारत की यात्रा पर आया, वह भारत से किस मार्ग से वापस गया? तो ये आया तो स्थल मार्ग से था, जमीन के रास्ते से, लेकिन गया ये जल मार्ग से। ये जो है बंगाल की खाड़ी में एक बंदरगाह है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह बंगाल में है। तो उसी बंदरगाह से होता हुआ ये जो है बंगाल की खाड़ी होते हुए चीन वापस लौट गया था। तो याद रखना है, स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से गया। वही वेनसोंग जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, वो स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से ही वापस चला गया। अगला क्वेश्चन है, शकों को अंतिम रूप से परास्त करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है? तो शकों को अंतिम रूप से परास्त किसने किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। अगला क्वेश्चन है, वीरसेन अथवा साव किसके शासन काल में संधि विग्रही के पद पर था? वीरसेन अथवा साव, तो ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, उसके समय में संधि विग्रही के पद पर था। मैंने बताया कि समुद्रगुप्त, उसके समय में संधि विग्रही के पद पर कौन था? हरिसेन। और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर वीरसेन अथवा साव। अगला क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के शासन काल में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था?
तो स्कंदगुप्त के समय में सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर कौन था? पर्णदत्त। पर्णदत्त। और पर्णदत्त का ही बेटा था चक्रपालित। चक्रपालित, ये किसका बेटा था? पर्णदत्त का। पर्णदत्त जो कि सौराष्ट्र प्रांत का गवर्नर था, इसका बेटा चक्रपालित। तो जो स्कंदगुप्त है उसने चक्रपालित को ही आदेश दिया था कि वो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाए। ध्यान रखना, मतलब कि जो चक्रपालित था उसको ही टेंडर मिला हुआ था सुदर्शन झील में सुधार कार्य करने का। स्कंदगुप्त ने ना सुदर्शन झील के पास एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने दक्षिण भारत के एक प्रभावशाली राज्य कुंतल नरेश के दरबार में किसे अपना राजदूत बना करके भेजा था? तो दक्षिण भारत में एक प्रभावशाली राज्य था कुंतल, तो वहाँ के राजा मतलब कि कुंतल के राजा के यहाँ अपना एक दूत भेजा था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने। किसको भेजा था? तो महाकवि कालिदास जी को। अगला क्वेश्चन है, आखिरी है ये, पृथ्वीसेन किस गुप्त शासक के समय मंत्री और कुमारमात्य था? पृथ्वीसेन, तो ये किसके समय में मंत्री और कुमारमात्य के रूप में था? तो कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के टाइम पर ये मंत्री हुआ करता था और कुमारमात्य भी हुआ करता था। कौन? पृथ्वीसेन। तो इस टाइप की चीज़ें भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर। तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। इसके बाद अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन से देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।